हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला। और आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से क्या होती है, एक्स एक्स में क्या होती है, वाई एक्स में यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, और उसमें आपको ये बताया भी गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज का सराउंडिंग स्पेस होता है, जिसकी वजह से किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। उस स्पेस को हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चराइज करने का तरीका क्या होता है, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जब भी बात कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं फील्ड लाइंस। यानी वो फील्ड जो लाइंस हैं, जो लाइंस हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वो लाइंस हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताएगी कि वहाँ पर किसी भी सोर्स चार्ज का या किसी भी पेयर ऑफ टू चार्जेस का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस है, जिसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करके शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल हम इमेजिन कर रहे हैं। इट मीन्स ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिप्रेजेंट करती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी तो है ही, साथ ही साथ वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व टाइप में भी हो सकती है। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कहीं वो कर्व टाइप की भी हो सकती है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो तरीके से हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स का हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान ये होती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनके बिटवीन का गैप हर एक पॉइंट पे एक जैसा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस है, ये लाइंस ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रही है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है, यानी ये स्पेस है, यहाँ किसी भी सोर्स चार्ज का स्पेस है, जिस स्पेस को हमने यहाँ पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो सोर्स चार्ज का स्पेस होता है जहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक रीजन है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताया है। अगर कोई भी पेयर ऑफ चार्ज या कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज यहाँ इस फील्ड के अंदर हम प्लेस करा दें तो उस पर एक फोर्स जरूर एग्जर्ट होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिसको हमने लाइंस यानी फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करके यहाँ पर शो करा है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन का गैप एक जैसा है और वहाँ पर वो गैप में चेंज आ गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ क्लोज है और वहाँ पर वो दूर चली जाती है, यानी कि एक दूसरे से उन दूर चली जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन का गैप ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गैप कम होगा तो वहाँ पर इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। चलिए अब हम यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो होती है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और हमेशा वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर जा करके मीट होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी वो ये रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross to each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर
अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की 2 डायरेक्शन मिलती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट विल हैपन इफ़ 2 फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर, अगर 2 फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आप ये बताइए 1 मार्क्स में। तो आप ये बताओगे कि अगर 2 फील्ड लाइन, इफ़ 2 फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, so there will be 2 direction of electric field intensity E, which is not possible। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की 2 डायरेक्शंस होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन में आप ये बताओगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ 2 फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर, अगर 2 फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट देयर विल बी 2 डायरेक्शंस। उसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर वहाँ पर 2 डायरेक्शंस होती हैं, 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शंस होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप एग्ज़ाम में ये रीजन लिख सकते हैं कि अगर 2 फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने पर क्या होगा। आप बताओगे कि उसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हमें मिलती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सपोज ये हमारी कोई एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये 2 फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही है, और मैं अगर इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर इस फील्ड, जो हमारी ये पहली फील्ड लाइन है, इसी के जस्ट अबव अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये मिलती है, और अगर मैं दूसरी फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट और ड्रॉ कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक डायरेक्शन ये मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर हमें 2 डायरेक्शन फाइंड हुई है। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, और अगर क्रॉस करेगी किसी भी पॉइंट पर तो वहाँ पर मैं अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एक पहली फील्ड लाइन के लिए और एक टेंजेंट दूसरी फील्ड लाइन के जस्ट अबव, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शन मिलती है, और ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 3rd थी। अब हम इसकी एक और प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not pass through a conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और या फिर जो चार्ज होता है ना, वो 0 होता है। तो ये तो हमने 1 मार्क्स में इसकी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, प्रॉपर्टीज़ में आप इसको इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में इसका रीजन पूछ लिया जाए कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कि क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं हो सकती, तो आप रीजन में बताओगे बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। आप रीजन में बताओगे बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside inside the conductor is 0। ये आपका यहाँ
हाफ मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ये रीजन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो हाफ या 1 मार्क्स में ही आते हैं। तो ये आपसे प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ ली जाए 2 मार्क्स में, तो आप कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ तो ज़रूर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और इन प्रॉपर्टीज़ में अंदर एक रीजन छुपे होते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे ये एक रीजन हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती। और क्यों नहीं होती, अगर ये रीजन हमें लिखना हो तो आप बताओगे बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं, और ये है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो वो टेंजेंट हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। तो हम ये प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर देते हैं द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन field line gives the direction of electric field intensity E। यानी अगर हम किसी भी फील्ड लाइन के जस्ट अबाउ कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, मतलब कहीं भी, तो उससे आपको यहाँ पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक हमारी फील्ड लाइन है, और इस फील्ड लाइन के जस्ट अबाउ अगर आप कोई भी कई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है और इस पर आप टेंजेंट ये ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है कि फील्ड लाइन के ऊपर एक ऐसे टच करती हुई लाइन जिससे हमें पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है। आप अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन पता लग जाती है। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज रीड करी है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स की आती है या 1 मार्क्स की आती है, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा जो फील्ड लाइंस से ही रिलेटेड है और जिसका मतलब होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स का यहाँ सिंपल ही एक मीनिंग रहेगा जो इसी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लक्स का क्या मीनिंग होता है। तो हमारा जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अभी अभी हमने रीड करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें पिक्चर पता लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, कि हाँ कोई रीजन है, कोई सराउंडिंग स्पेस है किसी भी सोर्स चार्ज का जिसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, पता लग जाएगा कि वहाँ वो स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है। तो यहाँ फ्लक्स का क्या सिंपल मतलब रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास हो रही है। कोई भी मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया का ए का कोई सरफेस है और उस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही है, 100 पास हो रही है या 50 पास हो रही है या 1000 पास हो रही है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी भी सरफेस जिसका एरिया ए है, उसी को हम यहाँ फ्लक्स कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम यहाँ फ्लक्स का नाम देने वाले हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through
passes through a surface of area A are called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर किसी भी सरफेस से पास हो रही है जिसका एरिया ए हो, उन्हीं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का हमने यहाँ पे नाम रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ही रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करा जाता है। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मतलब वहाँ पे फ्लक्स है, क्योंकि डेफिनेशन में यही कहा गया है कि अगर कहीं किसी भी सरफेस इसका एरिया ए है उससे अगर कोई फील्ड लाइंस पास हो रही है तो उसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर सपोज मेरे पास कोई एरिया ए है, ये भी मेरे पास कोई सरफेस है किसी तरह का और इस सरफेस का एरिया ए है, तो इस सरफेस एरिया ए से कुछ फील्ड लाइंस, ये इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये जो लाइंस इस एरिया से पास हो रही है, इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की पिक्चर कहते हैं और इनके नंबर्स को हम फ्लक्स कहते हैं। हम यहाँ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई। हम फ्लक्स को यहाँ फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कुछ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से पास हो रही हैं जिसका एरिया ए है, कैपिटल ए, और हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि किसी भी फोर्स या किसी भी एरिया की डायरेक्शन कहाँ है। सो अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, एन कैप जिसको कंसिडर कर दूँ, तो यहाँ एन कैप से पता लगता है कि इसका जो एरिया है ना वो फील्ड लाइन की तरफ है। फील्ड लाइन इधर है और इसका एरिया भी इधर ही है। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को उधर कर देता हूँ, इधर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, तो पता लग जाता है। अगर सपोज यूनिट वेक्टर ऐसे होता, एन कैप इधर होता, तो पता लगता कि एरिया हमारा कुछ इस तरह से इंक्लाइन है, कुछ तिरछा है, फील्ड के साथ वो कुछ एंगल क्रिएट करेगा। लेकिन फिलहाल यूनिट वेक्टर जो हमारा एन कैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ही अलोंग है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया के बीच में किसी तरह का कोई एंगल नहीं है। इट मीन्स जो यहाँ थीटा की वैल्यू है ना वो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। डेफिनेशन के हिसाब से हमारा जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में यही कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब है ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हमने फ्लक्स का नाम दिया है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए फ्लक्स जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ई पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जिस एरिया से वो पास हो रहा है फ्लक्स फील्ड लाइंस उस पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया ए। तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए। यानी ये कह सकते हैं कि फ्लक्स दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर डिपेंड करेगा और सेकंड किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमने डेफिनेशन में भी कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है ये जो ई है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, यानी एरिया से ये तो पास होगा ये फील्ड, तो अगर एरिया से फील्ड पास होगा तो मतलब उसको ही हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। कंबाइन करने पर फाई इक्वल टू आएगा यहाँ पर ई ए, फाई इक्वल टू ई ए, ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ जो हमारा जो एरिया ए है, यानी अगर हमारा जो सरफेस एरिया ए है, अगर वो फील्ड के साथ कुछ एंगल क्रिएट करे तो तब इस हम फ्लक्स के फॉर्मूले को किस तरह से यहाँ पर लिखते हैं वो आप देखें। अगर इफ थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में और एरिया वेक्टर ए के बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो तब हम फ्लक्स के फॉर्मूले को किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ पर कुछ क्रिएट हो फील्ड के साथ तो तब हम इस फॉर्मूले को किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ फील्ड लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई को। और अब आप एरिया देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है, ये कुछ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है तो इसका कुछ एंगल बन जाता है यहाँ एरिया वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर भी उधर ही होगा जिधर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में और एरिया के बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो गया है, ये थीटा इसको कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन के लोग हैं और एरिया हमारा उधर की तरफ चला गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में और एरिया वेक्टर ए के बीच में कुछ एंगल अब यहाँ पर क्रिएट है। ये बिल्कुल सिंपल है समझना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और अब एरिया हमारा उधर चला जाता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के लोग थी और एरिया भी इसी डायरेक्शन के लोग था। फिलहाल यहाँ ई ऐसे है और एरिया अब हमारा उधर चला जाता है। आप इसका फेस देख सकते हैं, तिरछा है, ये उधर है। तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है जिसको हम थीटा यहाँ पर बोल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ जो हमारा एरिया वेक्टर ए है इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है कोस वाला कंपोनेंट। देखो ये जो हमारा यहाँ थीटा है, थीटा किसका है, एरिया वेक्टर ए का ई के साथ। तो इसका एरिया वेक्टर ए का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको कहेंगे हम ए कोस थीटा। ये ए कोस थीटा इसका एक कंपोनेंट हो जाता है। अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू ई ए, ये रहा फाई इक्वल टू ई ए। ये यहाँ पे फाई इक्वल टू ई तो इस फॉर्मूले में एज इट इज़, लेकिन हमारा जो एरिया है ना उस एरिया का कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। और अब हमारा एरिया इधर की साइड ए ना रह करके ए कोस थीटा हो गया, क्योंकि इसका कंपोनेंट एरिया का ना ए कोस थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग। पहले ए ही था इसीलिए ई ए लिखा था। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ए के अलोंग जो कंपोनेंट है ना एरिया का वो ई कोस थीटा है, ना कि ए है। पहले ए कंप्लीट था उधर की साइड, तो हमने इसका ए की जगह यहाँ लिख दिया ए कोस थीटा, ये लिख दिया ए कोस थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ इसको वेक्टर के टर्म में लिखता हूँ तो हमने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी का। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल टू ए, तो यहाँ मेरे पास क्या होता है, ए मेरे पास है ये ई, तो यहाँ आएगा ई और डॉट में आएगा ए। तो हमने ये फ्लक्स का फॉर्मूला जो लिखा है वो वेक्टर के टर्म में लिखा है, ये वेक्टर के टर्म में है, इन वेक्टर फॉर्म। तो एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया। अगर एरिया वेक्टर ए जो है वो ई के साथ अगर कोई एंगल क्रिएट नहीं करता
तो यहाँ पे हम ई ए लिख देते हैं, और ई ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ई ए ही आएगा। लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो आएगा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, यहाँ पे एग्जाम में आपसे फ्लक्स की यूनिट पूछी जाती है। इस बार बोर्ड एग्जाम में था ये क्वेश्चन, जब हम इवैल्यूएशन के लिए गए थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, और ये कैसी क्वांटिटी होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो डिफाइन एंड इसका फॉर्मूला, और हमने आपको अब इसका जो मेन जो इसकी यूनिट होती है वो लिखते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो स्केलर इसलिए होती है क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए वेक्टर। ये आपको याद रखना है कि टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका रिजल्टेंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसीलिए इन टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा, और सपोज वो स्केलर वो जो रिजल्टेंट है वो ये है, तो दो वेक्टर्स का यानी टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आता है। इसलिए फ्लक्स की जो ये फ्लक्स होगा ये हमारी एक स्केलर ही क्वांटिटी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी फ्लक्स जो होती है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपका यहाँ पर हाफ मार्क्स कंप्लीट हो जाता है, इतना लिखने का ये आपको हाफ मार्क्स बोर्ड में मिल जाता है। और इसकी एसआई यूनिट, its SI यूनिट इज, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम, और एरिया की होते हैं मीटर स्क्वायर। एक तो बन जाती है ये न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की ये पहली यूनिट है। आप दूसरी यूनिट ये भी लिख सकते हैं, फ्लक्स की एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की यूनिट होती है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब फील्ड का टॉपिक चल रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर भी होती है, और इनटू में एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो ऐसा यूनिट होती है, न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर। ओके, हम यहाँ अगर चाहे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस अगर आपको लिखना हो, इसका डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपको डायमेंशंस लिखना हो तो डायमेंशंस लिखने के लिए आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो डायमेंशंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। आप चाहे इस यूनिट से निकाल लो डायमेंशन, चाहे इससे निकाल लो, आप किसी से भी निकाल लो, सेम ही आएगा। इससे निकालने की कोशिश करते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t की -2। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml t की पावर -2 इंटू में मीटर स्क्वायर। मीटर लेंथ की यूनिट होती है और लेंथ की डायमेंशन होती है l, यानी l की पावर 2। कुलाम चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज का फॉर्मूला सिंपल जो होता है वो होता है Q = IT, I फॉर एम्पियर, यानी करंट की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल A होती है, और T फॉर टाइम, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन आएगा चार्ज का होता है कैपिटल AT, यानी AT इसका डायमेंशन आ गया। अब हम इसको यहाँ पर एक साथ करके लिख देते हैं, m l की पावर 2 और 1 कितनी होगी, l की पावर 3, और उसके बाद में t लिखते हैं t की पावर -2 और एक नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो t की पावर -3 और a की पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो a की पावर -1। तो फ्लक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमने वो भी यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये सारे क्वेश्चन आपसे हाफ मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एग्जाम में सबसे पहले आपसे डिफाइन करा जाता है कि डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है वो हमने यहाँ पर आपको बढ़िया से अच्छे तरह समझा दिया। लेकिन अभी एक यहाँ छोटा सा क्वेश्चन और है हमारा कि हमारे पास जो सरफेस एरिया कैपिटल A था, अगर वहाँ हमारे पास टोटल एरिया से फ्लक्स पास ना हो करके किसी एक एलिमेंट से पास हो जिसका एरिया DA हो, तो तब हम फ्लक्स के फॉर्मूले को किस तरह से लिखते हैं।
तो अगर किसी भी सरफेस के जस्ट अबव अगर कोई हम एक एरिया एलिमेंट ले लें तो उस एरिया एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये मान लें कि इफ़ डी ए इज द एरिया एलिमेंट over the surface of कंडक्टर। अगर डी ए जो है वो एक एरिया एलिमेंट है कंडक्टर के सरफेस पर, तो उससे फ्लक्स पास जो होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप डायग्राम में देखिए। अब सपोज ये वो हमारे पास कोई एक इस तरह से कोई किसी तरह का एक कंडक्टर है और इसका सरफेस एरिया जो टोटल है ना वो कैपिटल ए है, और यहाँ से ना कुछ इस सरफेस से कुछ फिल लाइंस ऐसे पास हो रही है, ये कुछ फिल लाइंस है जो एक सरफेस से पास हो रही है जिसका एरिया कैपिटल ए है। और आप ये देख सकते हैं कि जो फिल लाइंस है वो यूनिफॉर्म तरीके से पास हो रही है, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई है फील्ड, फिल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, और एरिया एलिमेंट हमारा वो ये है, ये आप देख सकते हैं कि वो एरिया एलिमेंट ये है, ये रहा वो एरिया एलिमेंट। और ये एरिया एलिमेंट कुछ इस तरह से है डी ए वैक्टर जिसको हम कह सकते हैं। और ये जो हमारा एरिया वेक्टर डी ए है इसका ना कुछ एंगल बन चुका इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ, यानी ये फील्ड के अलोंग नहीं है, ये फील्ड के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल। तो हमें यहाँ पर थीटा एंगल पर इस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा अगर वो निकालना हो तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through electric flux passes through area element dA। हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू सिंपल ए डॉट डी ए। ये हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी ए डॉट ए था, अभी हमने तो ए पढ़ा था ना इससे पहले। लेकिन यहाँ तो फ्लक्स जो पास हो रहा है वो एरिया एलिमेंट ए से पास हो रहा है, डी ए से पास हो रहा है, ए से पास नहीं है, तो ए की जगह डी ए आएगा। और क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स है इसीलिए इसको आप स्मॉल फ्लक्स ही कहेंगे, डी ए नाम देंगे इसको। तो ये स्मॉल फ्लक्स होगा, इसको हम डी फाई कहेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो कांस्टेंट है, और इसका एरिया जो रहेगा वो रहेगा डी ए वैक्टर। तो एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए रहेगा। ये यहाँ जो फॉर्मूला है ये वेक्टर की फॉर्म में ही है, और ये एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू है केवल। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस ऑफ एरिया ए। अगर हमें टोटल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो तो हम उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल करेंगे, तो इसका मतलब फ्लक्स हमारा जो है वो एनक्लोज्ड फ्लक्स है, यानी जो हमारा फिल लाइंस है या जो हमारा चार्ज है ना वो किसी भी सरफेस से बाउंड है, इसीलिए हम इसको क्लोज इंटीग्रल कह सकते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि हमारा जो चार्ज है जहाँ से फिल लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो ना बाउंड है किसी सरफेस से, क्लोज इंटीग्रल। तो दोनों तरफ का करेंगे, उधर का भी करेंगे, और वो था ए डॉट डी ए वैक्टर। तो अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला कभी भी इंटीग्रल फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे फाई इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी ए। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर
जो अभी रीड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उन फ्लक्स की यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और अगर कहीं कोई एरिया एलिमेंट हो किसी भी सरफेस पर तो एरिया एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए वैक्टर। और अगर टोटल चाहिए तो आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, उससे आपको मिल जाएगा कि उस ओवरऑल सरफेस से जिसका एरिया ए है उस ओवरऑल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ्लक्स का इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूला है। ओके, तो यही आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। ये टॉपिक्स 2 या 1 मार्क्स में ज़रूर आता है एग्जाम में। थैंक यू।